मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। यानी आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ, पदावधि, उनका वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ और राष्ट्रपति के साथ उनके संबंध, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, यानी संविधान के अंदर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से निहित होती है, लेकिन नाम मात्र का होने के कारण और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होने के कारण सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यानी यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे एक माह के अंदर मतलब सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग सबसे पहली बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह जो गठबंधन के नेता थे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक स्थिति और भी है कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी भी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं होता है। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के अंदर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चौधरी चरण सिंह 1979 में, वीपी सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में और एच.डी. देवगौड़ा 1996 में और आई.के. गुजराल 1997 और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी 1998। इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति की जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऐसे थोड़ा सा इसको, इस समय अवधि में उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। यानी हमारे यहाँ पर
जैसे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का लोकसभा का मतलब वहाँ के कॉमन सभा का सदस्य होना ज़रूरी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। शपथ प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उससे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं, और पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं शुद्ध अंतःकरण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा और मैं किसी भी पक्षपात के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मेरे समक्ष यानी मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय यानी जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय के निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समसूचित या मतलब प्रकट नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अर्थात अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन बहुमत नहीं रहने पर ही ऐसा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्ति हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों कि राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किसको मंत्री नियुक्त करना है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, उनमें फेरबदल भी करता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित भी करता है, और वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है, उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर अगर कोई मंत्री कोई मंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं तो केवल एक रिक्तता उत्पन्न होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु पर पूरी तरह शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं? वह राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी जो निर्णय विनिश्चय हैं राष्ट्रपति को समसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो भी प्रस्तावनाएं हैं संबंधी है जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो दे। किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। वह राष्ट्रपति की विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल
केग यानी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है और वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियाँ, वह योजना आयोग यानी अब वर्तमान में नीति आयोग है, यानी नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। सत्ताधारी दल का नेता होता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले उसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार जैसे कि वहाँ के क्रॉसमैन का कहना है कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है और यही व्याख्या एक तरह से भारत के संदर्भ में भी सही है। राष्ट्रपति के साथ संबंध प्रधानमंत्री के, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 42वें अमेंडमेंट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति को वही सलाह वापस से भेजी गई तो उसी के अनुसार कार्य करना होगा। केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसके पश्चात राष्ट्रपति बाध्य है कि उसी सलाह के अनुसार कार्य करे। आर्टिकल 75 में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो भी प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के जो सभी विनिश्चय हैं वो राष्ट्रपति को संसूचित करे। आइए अब हम ये भी देखते हैं कि कुछ कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री थे और अब मतलब बाद में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। थैंक यू सो मच।